उसके बाद देखिए तब क्या हुआ, जब आदमी के पास समस्याएं उत्पन्न होता है ना, जब किसी भी व्यक्ति के पास जब समस्या उत्पन्न हो जाएगा ना, तो तुरंत वो क्या करता है, समाधान खोजने लगता है। क्या करेगा वो, समाधान खोजेगा। तो ठीक जब तुर्क ने जब अपना कब्जा जमा लिया मध्य एशिया के मार्ग पर, तो यूरोप और भारत के बीच की व्यापार डामाडोल होने लगी। क्या होने लगी, डामाडोल यानी डैमेज। क्या होने लगी, डैमेज मतलब गड़बड़ होने लगा। और जब गड़बड़ होने लगा तो उसने एक तीसरा रास्ता अपनाया, समुद्र मार्ग की खोज किया। अब उसने क्या किया कि समुद्र मार्ग का फिर से खोज किया, क्योंकि मैं बता रहा हूं थोड़ा सा सूख नहीं रहा, गीला हो गया है। जैसे कि देख लीजिए, ये रामू का घर है, ठीक है, ये रास्ता है, और ये श्यामू है। इससे झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो इसी रास्ता से ये गुजर रहा था, और जब गुजर रहा था तो इसने अटैक कर दिया, और अटैक कर दिया तो कहा भैया अब हमारे घर कहीं कैसे जावा, अब बताए तुम के। तो ये क्या किया, इस पर अटैक कर देता है यहाँ से निकल करके। और जब अटैक कर देता है तो कहता ठीक है अब हम इधर से जाएंगे ही नहीं, अब ये इधर से जाना बंद कर देता है। ये एक तीसरा रास्ता अपना खोज करता है। तो इसी तरह से जब तुर्क ने मध्य एशिया का रास्ता बंद कर दिया तो भारत और यूरोप के बीच की व्यापार गड़बड़ होने लगी। तो यूरोप ने एक रास्ता खोजा जिसका नाम था समुद्री मार्ग की खोज। अब हुआ क्या, जब परेशानी होगा, ध्यान रखिएगा, गरीब गरीब कोई नहीं होता है, गरीब तब तक गरीब है जब तक उसके खाने जुट रहे हैं, उसके घर में बढ़िया से सोने का चारपाई है और बढ़िया से सुविधाएं हैं उसके सुटेबल तरीके से। जिस दिन कुल खत्म हो गया उसी दिन वो अमीर बन गया। जान लीजिए, जिस दिन कुछ सब चीज़ खत्म हो जाती है उसी दिन अपना आदमी जोश और जुनून के साथ जगता है। जिस दिन आदमी दाने दाने के लिए लाले पड़ जाते हैं उसी दिन से अपने आप को वह धनी की तरफ बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह से जब यूरोप ने एक रास्ता खोजा, समुद्र की खोज हुई, समुद्र मार्ग की खोज। अब हम बात करेंगे समुद्र मार्ग की खोज। समुद्री मार्ग की खोज, समुद्री मार्ग की खोज। अब समुद्री मार्ग की खोज कर अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्र मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया। इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर की थी, इसीलिए कुछ नाविक ने यूरोप के उभरते राज्यों को महत्वाकांक्षी राजाओं से, रानियों से धन, धर्म और ध्वजा के लिए सपने दिखाएं। धन, राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना, कीमती धातु, सोना, चांदी और मसालों के फायदेमंद व्यापार से कर एकत्रित करने के लिए संभावना थी। धर्म, ईसाई धर्म का दूर दराज तक इलाकों में प्रसार करना, ध्वज, यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर उपनिवेशों पर फहराए जिससे उसका साम्राज्य बढ़ेगा। यूरोप द्वारा राजाओं के इन नाविक और की समुद्र यात्रा की खर्चा वाहन किया। इसके नाविक में कुतुबनुमा की सहायता से रास्ता की खोज में लंबी समुद्र यात्रा से कुतुबनुमा के द्वारा दिशा का ज्ञान होता है। कुतुबनुमा मतलब कहने का मतलब है दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र, उसका नाम है कुतुबनुमा। कुतुबनुमा मतलब होता है दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र। दिशा सूचक यंत्र मतलब दिशा सूचक यंत्र होता जो है, ये आप जंगल में या
समुद्रों में जब जाते हैं तब इसको लेकर जाते हैं, क्योंकि इसमें सुई लगी होती है। इस तरह से इसे घड़ी होती है और इसमें सुई लगी होती है। इसके सुई का काम क्या होता है, ये मैग्नेट फोर्स पर कार्य करती है, मैग्नेट फोर्स पर कार्य करती है। इसमें जो सुई लगी होती है ये मैग्नेट फोर्स पे काम करता है। तो हिमालय पर्वत यानी उत्तर दिशा में जो हिमालय पर्वत है इसमें मैग्नेट फोर्स शक्ति है, मतलब जैसे चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण इसे कह सकते हैं, चुंबक की खिंचाव होने के कारण ये दिशा सूचक यंत्र जो होता है इसमें क्या करते हैं, इसमें एक सुई लगी होती है और वह एक ऐसे धातु की होती है जो लोहा उसमें कहा जा सकता है, लोहा होती है तभी तो चुंबक खींचता है। और बहुत ही निष्क्रिय लोहा होता है जो इतना पतला होता है कि वो किसी भी दिशा में अगर आप उस मतलब दिशा सूचक यंत्रवा को, जिसका नाम है कुतुब नुमा, ठीक है, कुतुबुना नामक यंत्र को आप ऐसे ही हिला करके छोड़ देंगे तो उसका सुयस्सन नदी घूम के इसे उत्तर जाएगा, हमेशा उत्तर ही जाएगा। आप इसे पकड़ के घुमा दोगे ना और छोड़ोगे फिर सनदे उधर चल जाएगा। मतलब वो इसका कार्य है कि मैग्नेट फोर्स पर कार्य करता है। तो मैग्नेट फोर्स पे तो कहने का मतलब है जैसे कि मान लीजिए ये सुई है, अगर उत्तर दिशा में जाकर खड़ी हो गई तो उत्तर के सीधे ये वाला दिशा अब इधर बाएं, मतलब इधर से खड़े होंगे तो बाएं क्या होगा पश्चिम और दाएं पूरब, और इधर का दिशा पता चला गया दक्षिण, मतलब सीधे आगे का दक्षिण। तो इस तरह से ये मतलब आप समुद्रों में जाएंगे तो समुद्रों के लिए ये दिशा सूचक यंत्र होती है। और ये बड़े बड़े घने घने जंगलों में जाने के बाद, पहाड़ी एरियाओं में जाने के बाद इस दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसी दिशा सूचक यंत्र का उपयोग ने यूरोप के लोगों ने किया, यूरोप के नाविकों ने किया कि नाविक समुद्र मार्ग को खोज करने शुरू कर दिए, और समुद्र मार्ग की जब खोज करना शुरू कर दिए तो इसी यंत्र के माध्यम से तो उन लोगों संजोग बस खोजते खोजते एक उत्तरी पश्चिम होते हुए भारत में पहुंच गए। और कैसे पहुंचे मैं भी बता रहा हूं। कह रहा है यहां पर कुतुबुनुमा के द्वारा दिशा का ज्ञान होता है। भारत की खोज से निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया। अब देख लीजिए, स्पेन से निकला वैज्ञानिक, ठीक है, उसने अमेरिका, जिसका नाम था कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया, अमेरिका का खोज किया। उसके बाद वास्को डिगामा भारत का खोज किया। मतलब स्पेन का वैज्ञानिक जिसका नाम था कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया और वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अपनी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तथा पुर्तगाल निवासी, जो पुर्तगाल का रहने वाला वास्को डी गामा था, वह भारत का खोज किया। मतलब स्पेन का रहने वाला कोलंबस था और पुर्तगाल का रहने वाला वास्को डी गामा था। मतलब कोई किसी से कम नहीं था। मतलब सब लोगों ने अपने अपने बिजनेस को, मतलब देखिए कहने का तात्पर्य है जो जितना संघर्ष करेगा वह उतना ही फले फूलेगा। इसलिए इन वैज्ञानिकों ने, इन देशों ने अपना संघर्ष करना छोड़ा नहीं। हम लोग को भी ऐसा ही होना चाहिए कि कभी संघर्ष को बंद नहीं करना चाहिए। तो देख लीजिए, कोलंबस ने स्पेन के वैज्ञानिक को बुलाया और उसने अमेरिका का खोज कर डाला। और पुर्तगाल ने क्या किया, निवासी वास्को डी गामा उसको बुलाया और भारत का खोज कर डाला। अब दोनों ने अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिण छोर से होते हुए भारत की पश्चिमी समुद्र तक कालीकट बंदरगाह, जिसका 1498 में बना था, 1498 ईस्वी में यह बंदरगाह बन गया था, ठीक है, तक पहुंचकर भारत की खोज की। अब यह पुर्तगालियों ने हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया। अब ये लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने पूर्वी दिशा से होते हुए द्वीप को छोड़ करके भारत में आए और उसमें एक नया मार्ग को उनको खोजने को मिल गया और नया मार्ग पा गए, ठीक है। और नया मार्ग मिलते ही
अब यूरोप और भारत के मध्य का व्यापार पुनः आरंभ हो गया, मतलब दोनों लोगों ने फिर से अपनी व्यापार को स्टैंड कर लिया और बड़ी तेजी से स्टैंड बिजनेस चलने लगी। तो कहने का तात्पर्य होता है कि जब कभी भी आप कोई काम करते हैं, अगर कोई परेशानी आ जाती है तो हमेशा आदमी उसका खोज करता है, कुछ ना कुछ काम करता है, और तब तक वह काम नहीं करेगा जब तक वह परेशानी में और दिक्कतों से घिर ना जाता है। तो देखिए, परिस्थितियां जो हमारी होती हैं, हर परिस्थितियां इंसान को कमजोर बनाने के लिए नहीं, हर परिस्थितियां बल्कि इंसान को मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए परिस्थितियों से घबराए ना, बल्कि डट करके मुकाबला करें, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, करा यूरोपीय व्यापारी, यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाल में हिंद महासागर से सागर के मध्य से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। अब यूरोप ने क्या किया, पुर्तगालियों पर हिंद से महासागर से जो व्यापार करते थे, अब पुर्तगालियों को हरा करके यूरोप ने अपना अस्तित्व जमा लिया उस पर। अब क्या कर लिया, यूरोपीय व्यापारी ने पुर्तगालियों पर हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार जो थे उसको अधिकार कर लिया। वे सोना चांदी लाते थे और हमारे देश में सूती, रेशम, कपड़े, विभिन्न मसाले ले जाते थे और बहुत मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल में मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर में कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज नहीं ले जा सकता था। वास्को डी गामा ने भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड की व्यापारी भारत आने लगे। मतलब जिस तरह से पुर्तगाल ने अपना वर्चस्व को स्थापित करते ही, उसने अपना वर्चस्व स्थापित करते ही, क्योंकि जब उसको परेशानी होने लगा तो अपना व्यापार तो स्थापित करना ही था, तो उसने अपने दूसरा रास्ता भी खोज लिया था। और जब रास्ता खोज करके भारत में अपना व्यापार मेंटेन किया तो उसके माध्यम से, मतलब ये कह रहा था कि बिना हमारे पूछे कोई भारत में व्यापार अब नहीं कर पाएगा, अगर करेगा तो बिना हमारे इजाज़त से नहीं कर सकता है। इसीलिए वह अपने इजाज़त यानी अपने अधीन जितने देश होते थे उसी को भारत में व्यापार करने के लिए वह परमिशन देता था। और जो इसके खिलाफ जाता था उसके नौसेना का गठन था, और नौसेना उसके क्या करते थे, जहाज को डुबो देते थे। बस यही लड़ाई होती थी। और उसके बाद मतलब पुर्तगालियों के अधीन देशों ने पुर्तगाल के समझौता हुए हुए देश में, जैसे मतलब कहने का मतलब है जैसे हम वो पुर्तगाल के जो अंडर में आते थे, भैया हमों को व्यापार कर दो, तो कहे ठीक है भैया हमको आधा आधा लेंगे। तो उन लोगों ने समझौता किया, तो जो समझौता किया उसी को पुर्तगालियों ने भारत में आने दिया। पहले कौन का था, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड के व्यापारी अब भारत में आने लगे। अब पहले तो अकेले आता था, लेकिन अब 3 देश किया, हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के, ये 3 देश के लोग पुर्तगालियों के माध्यम से भारत में व्यापार करने के लिए आ गए। ठीक, आगे कह रहा है भारत में यूरोपीय व्यापारियों के होड़। अब भारत में जितने व्यापारी होते थे सब भारत में आने के लिए एकदम होड़ लगा दिए। अब जब देखिए, कहने का तात्पर्य होता है कि जब भी कोई देश या कोई वस्तु की वर्चस्व बढ़ जाती है तो जब वह महंगा होने लगेगा, मतलब किसी भी चीज को, एक वस्तु का लगभग लाखों लोग उसके ग्राहक बन जाएंगे या उसको चहेता बन जाएंगे, तो वह वस्तु ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा। इसीलिए भारत उस समय, भारत जो था वो विश्व के मानस पटल पर बहुत बढ़िया छवि उभार के रखा था, क्योंकि सारे देश लोग सोचते थे, अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे कि अगर हम भारत में बिजनेस करना शुरू कर दें तो जान लीजिए पूरी धरती हम जीत लिए। मतलब उतना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे भारत में बिजनेस करने के लिए। तो तमाम देश के लोगों ने होड़ लगा दी, मतलब कंपटीशन बीट करने लगे कि हम भारत में जाएंगे, हम भारत। तो अब इसके बीच क्या होने लगा कि जो देश मजबूत होता था और जो कमजोर होते थे दोनों लड़ाई कर लेते थे। जो मजबूत होता था वो आसानी से व्यापार करता था, और जो कमजोर होते थे वो लड़ाई में हार जाते थे, तो उनकी बिजनेस भी डमाडोल होता था और हार के कमजोर भी हो जाते थे। इसीलिए व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए तमाम देशों ने अपने अपने जहाज़ों को सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षा के लिए नौसेना का गठन करना शुरू कर दिया। अब पहले कौन किया था, तुर्क ने किया था, तुर्किस्तान ने पहले कर लिया था, तुर्किस्तान के बाद यूरोप ने किया, यूरोप के बाद अब आने वाले कल में देखिए यूरोपियों ने किया। तब ये 3 देशों ने अपने आप को उस सिद्धांत को अपनाना शुरू कर दिया जिससे अपने बिजनेस को बढ़ाना था। अगर व्यापार के लिए लंबी यात्रा करने वाले जहाज, नाविक तथा धन, तीनों धनों की बहुत ही बड़ा महत्व था। इन साधनों को व्यापार प्राप्त के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी में शुरू किया, यानी 1600 में। कब? 1600 में, यानी 1600 से लेकर के 1617 ईस्वी तक
के बीच में भारत की कंपनियां स्थापित हो गई। यानी भारत में 1600 ईस्वी में, यानी 1600 से लेकर के फिर 1670 तक, ध्यान रखिएगा 1670 तक का भारत में विदेशी कंपनियां अपना घर यानी कोठी बना लिए थे, ऑफिस बना लिए थे। इसी को हम भारत के 3 कंपनियों का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हम जानना शुरू कर देते हैं। यही लास्ट में भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाती है। और ये कैसे आई थी? खाली व्यापार के माध्यम से आई थी। आगे मैं बता भी रहा हूं। आगे इसमें कह रहा है कि बीच में व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। व्यापारिक कंपनियों का अर्थ था व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी। मतलब जो व्यापारिक कंपनियां क्या होती थी? कंपनियां क्या करती थी इसमें, जब शेयर मार्केट होल्डर करती थी, शेयर मार्केट जैसे आज भी हमारे भारत में शेयर मार्केट की चलती थी, चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो शेयर मार्केट क्या करते थे, ये 4-5 देशों से क्या करते थे, पैसा लाते थे, पैसा मुहरा जिसको पैसा बोलते थे, ठीक है। वो 4-5 देश मिल करके ये राजा इनको पैसा ये मिल करके एक आदमी इसमें व्यापार करता था। और जो व्यापार करने के बाद मान लीजिए व्यापार के दौरान अगर ये लोग मतलब 5-5 लाख रुपया दिए तो 5 यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 × 35 यानी 35 लाख रुपया इसके पास मिल जाता था। और जब ये 35 लाख से बिजनेस शुरू कर देता था, तो अगर इससे मान लीजिए 35 लाख बिजनेस शुरू किया, अगर 50 लाख रुपया इसको लाभ हो गया, कितना हो गया, लाभ हो गया, तो 50 लाख लाभ जब होता है तो इसमें अपना शेयर मार्केट जो दिया रहता है, मतलब जो पैसा लगाए होते थे सब लोग मिल बांट के ले लेते थे। इसी को कहते हैं शेयर मार्केट। और ये प्रक्रिया व्यापारिक कंपनियां स्थापित कर ली थी। कह रहा व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी शेयर का होना, सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे। लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। इंग्लैंड ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। तो उसके बाद इंडिया में जो ही पुर्तगालियों के माध्यम से इंग्लैंड भी आया था, तो हॉकलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड, तो इंग्लैंड ने सबसे पहले क्या किया, बड़ा चालाकी किया, भारत में तुरंत अपना ऑफिस बना लिया, फटाक देना। और जब ही ऑफिस बना लिया, ऑफिस बनाते ही उसने तमाम तरह से अपने व्यापार को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। उसी ऑफिस का इंग्लैंड ने जो ऑफिस बना करके अपने कार्यकर्ताओं को भारत में रखा काम करने के लिए, उसी कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 ईस्वी में यानी 1500 से बीच के अंग्रेजों का आना शुरू हो गई थी, लेकिन 1600 में जाकर के इनके फली फूली बिजनेस बड़ा हुआ और स्थापित बिजनेस मतलब अपना ऑफिस बना पाए थे 1600 ईस्वी में। यानी 1600 से लेकर के 1670 तक ये लोग अपना कंपनियां को स्थापित करने में समय लगाए। आगे कह रहा है हाकलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फ्रांस में फ्रांच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। आज की निजी कंपनियों इसी प्रकार पूंजी इकट्ठा करती थी। मतलब देखिए फ्रांस में, देखिए हाकलैंड में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश ने, देखिए इंग्लैंड में ब्रिटिश ने अपना कंपनी स्थापित किया हाकलैंड में, यानी ब्रिटिश ने हाकलैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया। और उसके बाद फ्रांस ने हाकलैंड फिर फ्रांस में किया, उसके बाद फ्रांस के बाद इंडिया करा, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। आज के इसी तरह से उसके बाद सभी लोगों ने हमारे देश में फिर तीनों कंपनियां अलग अलग पहले देश में की, उसके बाद तीनों लोग हमारे भारत में आकर के कंपनियां स्थापित कर दी हैं। मतलब तीनों लोग ईस्ट इंडिया ही कंपनी का स्थापना यहाँ पर किया। कहने का मतलब अभी मैं बता रहा ना, कंपटीशन चल रहा था, जो लोग मजबूत पड़ते तो व्यापार बढ़ा पाते थे। तो जब लोग देखे अरे ये बना ले समूह बना लिया, अभी बना ले मुंह, तो इस तरह से लोग अपना अपना ऑफिस स्थापित करते शुरू कर दिए। और इसी तरह से स्थापित करते गए और स्थापित करते गए और धीरे धीरे लोग सरकार से भी अपने राजाओं, जो हमारे यहाँ राजा हुआ करते थे, उनसे भी परमिशन पाते गए कि ठीक है अब व्यापार करते रहो। बाकी भी इसका इतिहास मैं बाद में बताऊँगा। आगे इसमें बता रहा है, कह रहा भारत में सभी पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए। उन्होंने पश्चिम समुद्री तट पर गोवा दमनदीव में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली लोग आए थे, तो इसने 3 देश पर कब्जा किया। मतलब गोवा में दमनदीव, ये 3 जगह पे इन लोगों ने अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। सबसे पहले पुर्तगालियों ने बनाया, ठीक है ना, पुर्तगालियों ने ये 3 जगह पे अपने बिजनेस
स्थापना शुरू कर दिया, स्थापित किए। विदेशी कंपनियों ने इन व्यापारी केंद्रों को कोठी या फैक्ट्री कहती थी, मतलब जहां पर अपनी कंपनियां स्थापित करते थे लोग, उसको कंपनी ने फैक्ट्री यानी फैक्ट्रीज कहते हैं। फैक्ट्रीज मतलब होता है जहां पर उनके अधिकारी तमाम तरह से काम को लेखा जोखा करते थे, उसी घर को फैक्ट्रीज नाम करते हैं, फैक्ट्री। और फैक्ट्री मतलब होता है एजेंट, मीन्स होता है दलाल, मतलब उनके जो काम करते थे उनको दलाल भी कहा जाता है। उसको हिंदी भाषा में दलाल कहते हैं, इंग्लिश भाषा में उसको एजेंट कहते हैं। तो आगे अभी ये तमाम तरह के इतिहास अभी रह गए हैं, तो अभी हम आगे आपको फिर बताएंगे। बाकी यहीं तक, बाय बाय। क्या कह रहे हो? मज़ा आ गया आज? हाँ, आज इतिहास पढ़ाने में मज़ा आया। मज़ा आया, इसलिए कह रहा था कि आप लोग नोट कर लिए, ठीक है।